वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एबी टीचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, हमने कल यहाँ पर प्याजे की थ्योरी को डिस्कस किया था और आज उसी की थ्योरी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एक जो क्वेश्चन है, जैसे जो थ्योरी हमने कल थ्योरी का पार्ट 1 यहाँ पर देखा था, डिस्कस किया था, तो उसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं से रिलेटेड आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझा है, देखा है, ठीक, तो आज जो क्वेश्चन होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, आपसे आशा करती हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कलेक्शन क्वेश्चनों का लिया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, यानी कि कितनी बार इन क्वेश्चनों को कई एग्जामों में पूछा गया है बहुत सारे तरीकों से। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो हर एक तरीके से आपको तैयार रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में और देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सही सीक्वेंस यहाँ पर पूछा है अवस्थाओं का। तो जिन प्याजे की विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है, तो देखिए ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इन्होंने सबसे पहले सेकंड स्टेज को रख दिया है। ठीक है, लेकिन सही सीक्वेंस आपका क्या है कि सेंसोरी मोटर स्टेज आती है, यानी कि संवेदीकामक अवस्था आएगी सबसे पहले, फिर आएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी कहते हैं, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो 7 से 11 वो 11 से ऊपर का जो पीरियड होता है बच्चे का, 11 साल से ऊपर का। ठीक है, तो ये वाली स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इनको कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर 4 अवस्थाएं होती है प्याजे के अनुसार विकास की। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, इसको कई बार मतलब जो अवस्थाएं होती है उनको घुमाकर क्वेश्चन ऑप्शन को घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सही सीक्वेंस और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने इस सीक्वेंस को अच्छे से हमेशा के लिए याद कर लिया तो। सेकंड क्वेश्चन है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक दृष्टिकोण दैट मीन्स हमने जो थ्योरी डिस्कस की थी उसमें देखा था कि पियाजे की थ्योरी को संरचनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं या फिर संरचनावादी दृष्टिकोण उपागम भी कहते हैं। तो नाम वही है अभी भी, कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार जो लर्निंग है हमने कल देखा था वो, तो लर्निंग को पियाजे क्या मानते हैं? एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया या अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में हुए एक परिवर्तन की प्रक्रिया, या फिर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। ये प्रीवियस ईयर सीटेट में आया हुआ है 8 दिसंबर 2017 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल में आया हुआ है। तो आप हर एक क्वेश्चन को ये समझा करो कि वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, भले ही आपने पहले उसको डील किया हो। तो जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, पियाजे के अनुसार जो लर्निंग है वो क्या होती है? वो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। ठीक, तो ये एक बच्चा जो होता है एक्टिव रहकर ही सीख सकता है, और किसी न किसी कोई ना कोई सीखने के लिए उसको कोई ना कोई समाज की आवश्यकता होती ही होती है। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सारे के सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं प्रीवियस ईयर से है, और जो थ्योरी हमने कल यहाँ पर डिस्कस की थी सब उसी में से कवर हो रहा है अगर आपने देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार, अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फिर से अधिगम को लेकर जो पियाजे के विचार है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2019 में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछा है। सही यहाँ पर आपको आंसर लेना है। तो अधिगम क्या होता है? आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, या फिर अधिगम पुनर्उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, यानी कि
याद करने की प्रक्रिया है या फिर अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। देखो, हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि याद करने वाला जो भी पॉइंट आएगा वो हमेशा कट हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव होता है। हम बच्चों को कभी भी याद करने के लिए जोर नहीं डालेंगे कि आपको ये चीज याद करनी ही करनी है, नहीं, ये कभी हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चों को नहीं कहेंगे। तो फिर अगर हम बात कर रहे हैं संरचनावादी सिद्धांत की, तो अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से हमारा सही होगा कौन सा? तो जो अधिगम होता है, पियाजे के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। यानी कि बच्चा कुछ ना कुछ हमेशा फॉर्मेट करता रहता है, अपने दिमाग में फॉर्मेशन करता रहता है, एक नए ज्ञान की संरचना करता रहता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, क्वेश्चन समझे होंगे आप। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन की तरफ हमने किया है। यहाँ पर मूव देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, और ये भी प्रीवियस ईयर में जैसे एच टेट में और पंजाब टेट में पूछा गया है, आप देख रहे हैं। और तो देखो क्वेश्चन क्या है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभियोग्यता का विकास है, यानी कि एबिलिटी डेवलपमेंट है, या फिर बच्चे का विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, या फिर शारीरिक कौशल का विकास है, यानी कि जो फिजिकली कह सकते हैं कि उसके जो स्किल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट की बात है, या फिर व्यक्तिगत डेवलपमेंट की बात है। इंडिविजुअली जो मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात हो रही है, या फिर अभियोग्यता की। देखो, हम किसी बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम शारीरिक यानी कि उसके जो है फिजिकली कोई जो स्किल्स है उसमें डेवलपमेंट हो, हम व्यक्तिगत बात की किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ओवरऑल डेवलपमेंट में ये देखा जाता है कि सिर्फ और शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नहीं, बल्कि बच्चे का क्या होता है, उसकी एबिलिटी डेवलप हो, बच्चे में एबिलिटी का डेवलपमेंट हो। यानी एबिलिटी क्या, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उसके बौद्धिक विकास हो। बौद्धिक विकास जो होता है, बौद्धिक विकास से संबंधित मतलब डेवलपमेंट हो, किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने, मतलब अंडरस्टैंडिंग जो होती है चीजों को सोचने समझने की, तो वो उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि उसमें अंडरस्टैंडिंग वाली एबिलिटी का डेवलपमेंट हो, दैट मीन्स हम कहेंगे कि बच्चे में कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आप ये समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट एंड 5 यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि संज्ञानात्मक विकास का निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। देखो, साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी में किसी भी तरीके से अगर आपको घुमा दिया जाए तो कुल मिलाकर आपको कुछ कहते हैं कि कुछ तत्वों पर, कुछ मुख्य बिंदुओं पर अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए। अगर क्वेश्चन अगर आपने कहीं पहले पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, कहीं भी आपको देखा नहीं है, तो भी आप आंसर ले लोगे। वो कैसे, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो कि साइकोलॉजी में आंसर लिए कैसे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। कहने का मतलब ये कि किसके द्वारा एक तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, फलता फूलता है। तो उसका जो विकास होता है, तो जितना संभव हो उतनी आवर्ती यानी कि रिपीटेशन से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। देखिए, एक बच्चे को अगर हमें दिमागदार बनाना है तो हम बार बार उसकी परीक्षाएं ले, उसको जो है बार बार उसको मतलब अ, उसके टेस्ट या फिर परीक्षाएं ले, तो ये ज्यादा जरूरी है। या फिर उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, या फिर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण जो है वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों को अधिक ध्यान केंद्रित करना। देखो, सहयोगात्मक की अपेक्षा अगर व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, ये ये व्यक्तिगत हो गया। ये व्यक्तिगत वाला हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट करना है। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हमने देखा था कि जो पियाजे ने सुझाया था कि भाई बच्चे का जो होता है उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो जिससे कि बच्चा दिमाग लगाए, सोचने पर मजबूर हो जाए, उसका दिमाग खोजी बने। ठीक है, तो वो एक नहीं बहुत तरीकों से विविधतापूर्ण, मतलब बहुत तरीकों से सोचने के लिए मजबूर हो जाए। और जब
एक नहीं अन्य चीजों पर वो दिमाग लगाएगा, सोचेगा, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी से अच्छे से होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो जिसका बच्चे के दिमाग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यानी अगर वो उसकी लाइफ में है या नहीं है, उससे उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं रुकेगा। तो हमने देखा था कि थ्योरी को पढ़ते वक्त उन्होंने जो एक टर्म दिया था लैंग्वेज, जिससे कि वाइगोत्स्की तो सबसे पहले रखते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर बच्चे के पास में भाषा होगी तो जल्दी से उसका बच्चा ज्ञानी होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका ज्यादा जल्दी से होगा। लेकिन पियाजे यहाँ कहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा की कोई भी रुकावट नहीं होगी। अगर एक बच्चे के पास में भाषा नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बुद्धिमान नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। उसके ज्ञान का विकास, उसकी बुद्धि का विकास, बुद्धि मैं यहाँ नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि उसकी समझ का विकास नहीं रुकेगा। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था कि भाषा का अपने आप में, भाषा किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती है किसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी प्रीवियस ईयर सीटेट पेपर में पूछा गया है और जुलाई 2013 में ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। अच्छा, किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बाधक कैसे हो सकता है, वो तो बच्चे को और ज्यादा इन्वेंशन के लिए प्रेरित कर रहा है कि बच्चा खोजी बने। ठीक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहता है, या फिर शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई एक ही फिक्स तरीका होता है, बच्चे उसी से सीखेंगे, नहीं। बच्चे तो विभिन्न तरीके से सीखते हैं और ज्यादा जल्दी से सीखते हैं। तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक। तो ये आपने 2 ऑप्शन कट कर दिए हैं और आपको देखना है कि आपके पास में 2 ऑप्शन बच गए हैं। तो इन दोनों में से ही आपको आंसर लेना है। जैसे कि आपने देख लिया कि ऊपर वाला जो ऑप्शन है हमारा आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो विकास है और सीखना है समाज के सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होता है, ना कि अप्रभावित। ठीक है। अप्रभावित वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ठीक। तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। फिर आपका जो है आंसर बचा, अच्छा मैंने ये वाला ऑप्शन कट कर दिया है ना। नहीं नहीं नहीं, ये कट नहीं होगा, ये बिल्कुल भी कट नहीं हो, ये तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यानी जो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, ठीक, और जो मतलब कोई भी खेल होता है तो होता क्या, हम मन से दिल से खेलते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपका जो कॉग्निशन है, मतलब कह सकते हैं कि आपकी जो दक्षता है, समझदारी है, या फिर कह सकते हैं ज्ञान है, उसका निर्माण होगा। और सामाजिक दक्षता के लिए ये सार्थक होगा। आप जो कुछ भी नया सीखेंगे। ठीक। तो ये काफी इम्प्रूवमेंट आता है खेलने से, आपके मस्तिष्क में, समझदारी में, और सामाजिक जो दक्षता होती है उसमें बच्चा एक तरह से, एक नहीं कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में, प्लेयर्स के साथ में खेलता है तो वो थोड़ा सा सोशली भी हो जाता है। तो उसमें सोशल डेवलपमेंट भी होता है साथ साथ में, कॉग्निशन डेवलपमेंट के साथ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन बहुत बार अपने सामने देखा होगा, रिवाइज ये आपके सामने कई बार हो चुका होगा, सीटेट फर्स्ट पेपर 2011 में भी ये आया हुआ है। ठीक। तो ये जो पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है, बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट सबसे अच्छे तरीके से हम कहाँ पर देखते हैं, कहाँ, कौन सी ऐसी जगह होती है जहां हमें पता चल जाता है कि बच्चा कितना बुद्धिमान है। ठीक है। तो वो सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी। तो सबसे अच्छी जगह जो उन्होंने बताई है वो विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण बताया है। वहां पर बहुत अच्छे से हम बच्चे के जो होते हैं संज्ञान को, कॉग्निशन को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है, यानी कि किसके द्वारा हम कह सकते हैं कि बच्चों में कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है। तो केवल आनुवंशिकता का परिणाम है,
केवल वातावरण का परिणाम है या फिर दोनों का। देखो हमने जो थ्योरी की है उसमें हमने देखा भी है, पियाजे ने ये बताया है कि जो बच्चा होता है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दोनों का इक्वली रोल होता है। ना ही तो ये कह सकते कि केवल आनुवंशिकता का, ना ही हम ये कह सकते कि वातावरण का, नहीं, दोनों का हम देखें तो दोनों का परस्पर सहयोग होता है। ठीक है, दोनों का बराबर यहाँ पर योगदान माना गया है पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से ऐसे वो कौन से साइकोलॉजिस्ट संबंधित है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आपको पता है सबसे पहले तो आप जीन पियाजे ही है हमारे, और दूसरा जो है ब्रूनर, इन्होंने भी इनकी थ्योरी की आलोचना करते हुए अपने प्रोस्पेक्टिव को दिया था। ठीक है, तो वो भी हम ब्रूनर की थ्योरी में अलग से पढ़ेंगे। तो दोनों ही कॉग्निशन डेवलपमेंट की थ्योरी से संबंधित है। अगर इंडिविजुअली पूछे तो सीधी सी बात है, आपको पता ही है कि पियाजे है, लेकिन अगर ब्रूनर की थ्योरी से भी पूछ ले तो उसमें भी आप कंबाइन करके पूछ ले तो ब्रूनर भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों है, पियाजे और ब्रूनर। तो ये 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए जो कि काफी इंपोर्टेंट थे, और ये सभी के सभी जो हमने कल यहाँ पर डिस्कस की थी थ्योरी उसी से कवर हुए हैं। तो आपने ये भी देखा है कि काफी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था या फिर कभी पूछा नहीं गया है। हर एक क्वेश्चन को फिर से आप रिवाइज कर लेना, बाकी लोगों को भी शेयर कर देना, क्लास चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक बात और, ये थ्योरी का फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि पियाजे की थ्योरी काफी लंबी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको एक पार्ट में इजीली नहीं किया जा सकता। अगर एक पार्ट में करेंगे तो बहुत सी चीजें हमें कट करनी पड़ेगी, तो इसके कम से कम 2 पार्ट और अभी आप बनने बाकी है, और उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसी पार्ट से संबंधित और भी क्वेश्चन है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वेश्चनों की सीरीज के साथ में। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को डील कीजिए, बाकी लोगों को फिर शेयर करना है, और अगर क्लास लग रही हो अच्छी तो लाइक जरूर करना है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, और नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।